बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम शख्स की जिसकी जहानत, बसीरत और ईमान ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद को वो इस्तेहकाम दिया जो आने वाली सदियों तक कायम रहा। ये थे कारा खलील, जिन्होंने ओरहान गाजी के दौर में न सिर्फ दरबारी मशीर बल्कि फ़ौजी काजी, मुनज़्ज़म फ़िक्री रहनुमा, अदल व इंसाफ के बानी की हैसियत से तारीख़ में अपनी जगह बनाई। अक्सर लोग उन्हें पहला वज़ीर कह देते हैं, लेकिन तारीख़ी तौर पर दुरुस्त बात यह है कि कारा खलील वज़ीर आज़म के ओहदे पर नहीं थे, बल्कि वो ओरहान गाजी के काबिल एतमाद मशीर, फ़ौजी काजी और फ़िक्री रहनुमा थे, जिनके नज़रियात ने बाद के ज़माने में उस ओहदे की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म या सदर आज़म का मनसब इनके ख़ानदान में मुराद अव्वल के ज़माने में मजबूत शक्ल में सामने आया, जब कारा खलील की औलाद ने चादारली ख़ानदान के तौर पर सल्तनत के आला तरीन मनासब संभाले। जब उस्मान गाजी के बाद सल्तनत की बाग ओरहान गाजी ने संभाली तो रियासत छोटी, वसाइल महदूद और ख़तरे बड़े थे। बाज़ंतीनी सरहदों से हमले, अंदरूनी बगावतें और इंतज़ामी खला ने नए सुल्तान के लिए रास्ता कठिन बना दिया था। मगर इस नाजुक वक्त में एक शख्स ऐसा था जिसकी अक्ल और ईमान दोनों तलवार से ज़्यादा मजबूत थीं। वही कारा खलील। वो सिर्फ एक आलम नहीं थे, बल्कि वो अमली, सियासत, फौजी नज़्म दोनों में महारत रखते थे। ओरहान गाजी अक्सर उन्हें रियासत का दिमाग या रियासत का ज़मीर कहा करते थे, क्योंकि उनके फ़ैसले अदल व हिकमत और दूर अंदेशी से भरपूर होते। कारा खलील ने सबसे पहले फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त लाने की बात की। इनका नज़रिया ये था कि एक ऐसी फ़ौज तश्कील दी जाए जो सिर्फ अल्लाह, इस्लाम और सल्तनत के लिए वफादार हो, कबायली तासबात से पाक। इस नज़रिए से बाद के अदवार में यानीचरी निज़ाम की बुनियाद पड़ी, जिसने उस्मानी फ़ौज को दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म फ़ौज में बदल दिया। वो कहा करते थे, सल्तनत की असल ताकत तलवार नहीं, इंसाफ और नज़्म है। ओरहान गाजी ने इनकी राय को हमेशा तरजीह दी और इनके मशवरे से इंतज़ामी तकसीम, अदालती इस्लाहात और बैतुल माल के निज़ाम में शफाफियत आई। कारा खलील ने सिर्फ रियासत के ढांचे को मजबूत नहीं किया, बल्कि एक रूहानी और इल्मी तहरीक भी पैदा की। वो अक्सर कहते थे कि जब काजी और आलम सिपाहियों के साथ खड़े हों तो जंग तलवार से नहीं, ईमान से जीती जाती है। इस फ़लसफ़े की बुनियाद पर उन्होंने उलमाए दीन को फ़ौज और दरबार का हिस्सा बनाया, ताकि सल्तनत में ताकत और ईमान का तवाज़न कायम रहे। कारा खलील का तल्लक चादारली नामी इलाके से था, जो आज के इज़नक और बुरसा के करीब वाक़या है। यही इलाका बाद में इनके ख़ानदान की शिनाख्त बना और इसी निस्बत से उन्हें और उनकी नस्ल को जानदारली ख़ानदान कहा जाता है। जब इनका इंतकाल हुआ तो उन्हें जानदारली गांव के कदीम कब्रिस्तान में दफन किया गया, जो आज भी तुर्की के इज़नक ज़िला में मौजूद है। वहाँ इनका मज़ार कारा खलील पाशा आज भी उस्मानी तारीख़ के शौकीन ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ है। इनके मज़ार के करीब इनके बेटे जानदारली अली पाशा और बाद की नस्लों के कई अफराद भी मदफून हैं, जिन्होंने उस्मानी सल्तनत के इब्तदाई 200 बरसों में वज़राए आज़म और सुप्रीम जज के ओहदे संभाले। इनकी वफ़ात के बाद इनके बेटे जानदारली अली पाशा ने सुल्तान मुराद अव्वल के दरबार में खिदमत की और आपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए अदल व इंसाफ में नई मिसालें कायम की। फिर इनके बेटे जानदारली इब्राहिम पाशा ने इस निज़ाम को मज़ीद वुसअत दी और आखिरकार इनके पोते जानदारली खलील पाशा वो शख्सियत बने जो सुल्तान मुराद दोम और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह दोनों के दौर में सल्तनत के ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए। यूँ कारा खलील पाशा, अली पाशा, इब्राहिम पाशा, खलील पाशा तक एक ऐसा तसलसल बनता है जिसने 2 सदियों तक उस्मानी सल्तनत के सियासी और इंतज़ामी ढांचे पर असर कायम रखा। ये वही जानदारली खलील पाशा थे
जिन्होंने तारीख में एक अक्लमंद मगर मुतनाज़े वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कुस्तुनतुनिया की फतह के वक्त मोहम्मद फातिह की जंग से पहले सुलह की पेशकश करने का मशवरा दिया था। लेकिन जब मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया तो खलील पाशा को उनके एहतियात पसंद रवैये की वजह से ओहदे से हटा दिया गया और कुछ रवायात के मुताबिक उन्हें सज़ाए मौत भी दी गई। लेकिन तारीख का इंसाफ देखिए कि जिस ख़ानदान की बुनियाद अदल व हिकमत पर रखी गई थी, इसी ख़ानदान ने 2 सदियों तक उस्मानी खिलाफत की रीढ़ की हड्डी बनकर काम किया। चंदाली ख़ानदान के बेशतर अफराद चंदाली में ही दफन हैं, जहाँ आज भी इनकी कब्रें खूबसूरत पत्थरों से मुज़य्यन और तुर्क हुकूमत की जानब से महफूज रखी गई हैं। इनके मज़ार के करीब पुराने उस्मानी मसाजिद, खानकाहें, मदारस के आसार आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि ये ख़ानदान इल्म व अदल का मरकज़ रहा। कारा खलील की सबसे बड़ी मिरास ये ना थी कि वो किसी ओहदे पर फाइज थे, बल्कि ये थी कि उन्होंने असूल और अखलाकियात की सल्तनत कायम की और उन्होंने ओरहान गाजी को ये नसीहत की थी कि जब तुम्हारी तलवार अदल की हिफाजत करे तो तुम्हारी सल्तनत को ज़मीन पर कोई ताकत गिरा नहीं सकती। कारा खलील ने काजियों की एक मुनज़्ज़म जमात कायम की जो हर फौजी लश्कर के साथ सफ़र करती थी, ताकि जंग के दौरान भी शरीयत के असूलों पर फैसले किए जा सकें। यही वो बुनियाद थी जिससे उस्मानियों के इस्लामी नज़्म व सल्तनत का आगाज़ हुआ, जहाँ अदल व इंतज़ाम, जहाद तीनों एक ही रूह में डले हुए थे। उन्होंने दरबारी मशरू में हमेशा कुरान व सुन्नत की रोशनी में फैसले दिए और यही रवश इनके बेटों ने अपनाई। जब हम आज उस्मानी तारीख की बुनियाद देखते हैं तो हमें 2 सतून नुमाया नजर आते हैं, एक तलवार और दूसरा कलम। तलवार उस्मान गाजी और खान गाजी और मुराद अव्वल के हाथ में थी और कलम कारा खलील के हाथ में थी। इसी तवाज़न ने उस्मानी सल्तनत को एक कबीले से सल्तनत में और फिर सल्तनत से खिलाफत में तब्दील किया। कारा खलील की तरबियत का असर इसके ख़ानदान की हर नस्ल पर रहा। इनके पोते पड़पोते न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बने, बल्कि उन्होंने सल्तनत में इल्मी मदारस, फ़िक़ही निज़ाम को फैलाया। इनके कायम करदा मदारस से कई बड़े उलमा, काजी और मुफ्तियान इकराम पैदा हुए, जिन्होंने उस्मानी कानून को सदियों तक रहनुमाई दी। यही वजह है कि तुर्क मोरखीन ने उन्हें सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इस्लामी सियासत फ़िक्र का बानी करार देते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप किस शख्सियत पर हमारी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।